हाँ, तो बच्चों आज मैं आप लोग को मिलवाने वाला हूँ उस स्टूडेंट से जिसका इंतज़ार आप लोग को काफ़ी लंबे समय से था। आप लोग भी समझ ही रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ शिवम कुमार का, जिनका इस बार नीट में सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छा रैंक भी रहा है। 4 जुलाई को रिजल्ट आया था जिसमें इनका रैंक 5888 था। लेकिन फिर से जब कंट्रोवर्सी होने के बाद री रिजल्ट आया है तो उसमें इनका रैंक और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है, 4531 हो गया है। वही 1300 के आसपास रैंक इनका इम्प्रूव हुआ है। तो आज इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि एक ऑर्डनरी मतलब बैकग्राउंड से आकर के, जहाँ से मतलब नीट सोचना बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है, और कर लेना ये तो फिर भगवान को पाने जैसा ही होता है। तो ये पूरे वीडियो को देखिए, आपको भी समझ में आएगा किस तरह से आप अपने करियर में स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, किस तरह से टारगेट सेट होता है और कैसे उसको अचीव किया जाता है। तो सबसे पहले शिवम आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैंने इस साल नीट यूजी 2024 दिया था, जिसमें मैंने 686 आउट ऑफ 700 स्कोर किया है। ऑल इंडिया रैंक कॉलेज था 5888 एंड फिर रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है, रिजल्ट आया जिसके कारण मेरा ऑल इंडिया रैंक और इम्प्रूव होकर हो गया 4531। हाँ, तो शिवम के बारे में एक बात और बता दें कि शिवम को हम काफ़ी बचपन से जानते हैं। ये हमारे डिजायर फैमिली का हिस्सा क्लास 9 से रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर मतलब ये बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार बोर्ड से इनकी पढ़ाई हुई है। तो बिहार बोर्ड से 10th आप किए थे, 10th में भी आपका स्कोर बहुत अच्छा रहा था। तो फिर अचानक से ये नीट का जो इंस्पिरेशन होता है, ये आपको कहाँ से मिला कि नीट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जेई होता है, नीट होता है, लेकिन उसमें आपने नीट का ही सिलेक्शन किया, तो उसके बारे में बताइएगा। जैसे मैं 10th में बच्चा में था तो बहुत पहले सुना था डॉक्टर सिर्फ जिसके पास पैसा होता है वही बन सकते हैं। हम भी 10th तक कुछ नहीं पता था। 11th में आए तो मेरे भैया जी हैं, वो इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं। तो वो बोले कि से तुम मेडिकल लाइन में ट्राई करो, तो मुझे नीट के बारे में वही बताए थे, हमको कुछ नहीं पता था। तो 11th में आते वही बोले से यहाँ जाए, यहाँ कहाँ कहाँ क्लास जाना है, वहाँ क्लास ज्वाइन किए थे और फिर किए। हाँ, तो फिर एक बात और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था कि ये बैकग्राउंड इनका हिंदी मीडियम था। तो जब ये 11th में हमारे पास आए तो हम लोग का सजेशन रहा, और इनके भैया कपिल, सब लोग हम लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो उनका भी था कि उनका कहना था कि सर देख लीजिए किस मीडियम से हो जाएगा। तो हमारा था कि बच्चे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ें, क्योंकि बड़े प्रिपरेशन के लिए मीडियम भी मैटर कर जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में उतने ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो नहीं पाते हैं। तो फिर वहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था मीडियम को लेकर के, क्योंकि उस समय में भी ये पहले इंग्लिश मीडियम से पढ़े फिर हिंदी मीडियम में आए, तो थोड़ा इस जर्नी के बारे में आप बताइएगा। जैसे 10th मैंने किया था बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से। 10th में सही स्कोर था, उसके बाद एकाएक 11th में जंप किए। तो 11th में जंप, तो आप खुद जानते हैं सिलेबस का ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत मेजर सा चेंज होता है। और हम बिहार हिंदी मीडियम से पढ़े थे। 11th में आपके यहाँ आए इस क्लास के लिए, तो समझ में आता था, लेकिन वही 50-50 आता था। तो थोड़ा समझ में आता, थोड़ा नहीं आता था। यहाँ जो समझा देते थे घर पे जाके करते थे तो थोड़ा ही समझ में आता था। तो इसके लिए आपको बोले थे एक्स्ट्रा क्लास, तो एक्स्ट्रा क्लास दिए। उसी तरह बहुत वीक स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास देते, हम भी आए एक्स्ट्रा क्लास। मेरा यही हिंदी का कमजोर था, तो एक्स्ट्रा क्लास लिए और फिर इम्प्रूव होते 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 फिर हमको लगा कि नहीं, मेरा बोर्ड खराब हो जाएगा 12th का। 11th पूरा हम हिंदी मीडियम, सॉरी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े। 12th में हमको लगा बोर्ड खराब हो जाएगा, इसी कारण से हम फिर हिंदी मीडियम में आपके बैच में ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद फिर पूरा 12th हिंदी मीडियम से ही पढ़े। और फिर उसके बाद 12th के बाद ये एक साल ड्रॉप लिए थे नीट के लिए। उसमें एक सही गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो आपसे हम हमेशा कांटेक्ट रहते थे और कुछ कुछ डाउट होता था क्लियर करने आते ही थे। तो वही गाइडेंस सही था, तो होगा। तो कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि इनका भी 80% वाले स्टूडेंट जैसा ही हालत था कि मीडियम इंग्लिश में आ गए, समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस तरह से ही होता रहा तो बोर्ड का रिजल्ट भी ख़राब हो जाएगा। फिर हिंदी मीडियम में आकर के फिर से प्रिपरेशन करना, बोर्ड बोर्ड रिजल्ट भी अच्छा रहा था। तो बोर्ड रिजल्ट के लिए तो हमेशा हम बच्चों को कहते ही रहते हैं कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, इतना आप ज़रूर कर लीजिएगा कि बोर्ड में आप अच्छे स्कोर आ ही जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या था कि जैसे नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो क्या होता है कि 11th 12th हिंदी मीडियम, तो उस समय में तरह तरह के सवाल आते होंगे, और सुनने में ये भी आया है कि उस समय में आप भी थोड़ा एडिक्टेड हो गए थे, पबजी से आप एडिक्टेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा गेम उम खेलते रहते थे। तो फिर उसको ओवरकम कैसे किया गया उस टाइम पे? उस टाइम तो ओवरकम नहीं किया। उस टाइम मतलब खेलते थे, लेकिन लेवल पहले तो जैसे लॉकडाउन था तो बहुत ज़्यादा खेलते थे, क्योंकि यहाँ क्लास आते थे, उसके बाद घर पे क्लास करते थे, सिर्फ फिजिक्स ही करते थे 11th में और कुछ नहीं किए थे। तो वही गेम खेलने का टाइम होता था। जब 12th में आए तो थोड़ा सीरियस हुए, बोर्ड भी है और साथ में नीट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वही सीरियसनेस धीरे धीरे, पहले ज़्यादा खेलते थे, कम कम करते करते पूरा हैबिट से हट गया था। पहले हैबिट बन गया था रोज इतना आवर खेलना ही है, तो धीरे धीरे यही प्रेशर के कारण
ये बोर्ड भी करना है और नीट भी, दोनों एग्जाम सर पे है, तो इस कारण से छोड़ना पड़ गया। मतलब वहाँ पे ये था कि मतलब डायरेक्शन को चेंज किया हाँ। गया। जैसा हम भी कई बार क्लास में कहते रहते हैं कि कोई भी लत या जो भी चीज़ हो वो आप पे हावी हो रहा है, तो आप अगर उसको छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या है कि आपको वो टाइम कहीं ना कहीं इंगेज करना होगा। हाँ, मेन तो वही। हमको लग रहा है कि आप उस समय पे सब्जेक्ट में अपने टाइम को इंगेज करना है हाँ, शायद। पहले जैसे सब्जेक्ट में सिर्फ फिजिक्स में इंगेज थे, और वो भी उतना नहीं थे क्योंकि उतना समझ में नहीं ना आता था, इसी कारण से इंगेज नहीं थे। या उस समय इनर्शिया ऑफ गेमिंग में थे, तो ये उस धीरे धीरे चेंज करते करते, ओवरकम करते करते फिर स्टडी में फोकस किया, तो टाइम इंगेज हो गया, तो गेम खेलने का टाइम ही मेरे पास नहीं बच पाया, तो गेम कैसे खेलेंगे, तो वही पढ़ते पढ़ते किए थे। हाँ, तो जब भी बच्चों आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आप पे हावी हो रहा होता है, तो आप उसको कम करने का नहीं सोचो, आप अपने टाइम को अलग डायरेक्शन दे दो, तो वो धीरे धीरे खुद ही कम हो जाते हैं। फिर एक बात बताइएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि वो जिस दिन मोटिवेटेड रहते हैं तो वो रूटीन बनाना स्टार्ट करते हैं कि नहीं इतने से इतने फिजिक्स पढ़ना है, इतने से केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर बायोलॉजी पढ़ना है। लेकिन वो रूटीन 2 से 3 दिन तक ही चल पाता है, उसके बाद कुछ चलता नहीं है। तो आपका स्ट्रेटजी क्या था सब्जेक्ट को लेकर के, किस तरह से आप टाइम मैनेज करते थे ये बताइएगा। मैं तो रूटीन के साथ कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं रूटीन जैसा नहीं था, इतना घंटे हमको फिजिक्स करना है, इतना बायोलॉजी, इतना केमिस्ट्री, ऐसा मैंने कभी रूटीन नहीं बनाया था। मेरा सिर्फ टारगेट रहता था रोज का, जैसे आज एक चैप्टर उठाए मोशन स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा आज कंप्लीट करना चाहिए, उसके लिए मुझको 10 12 कितना दिन क्यों नहीं लग जाए, कितना टाइम क्यों नहीं लग जाए, आज हमको ये चैप्टर करके ही सोना है, और जो काम करना है करना है। हम टारगेट फिक्स करते, रूटीन नहीं कि इतना हमको 4 घंटा ही फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा ही केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा नहीं था। हमको सिर्फ टारगेट फिक्स कर देते, वही डेली टारगेट छोटा छोटा गोल अचीव करते 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 फिर बड़ा करिए। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर इनका ये कहना है कि जैसे सब्जेक्ट का एक कोई पार्टिकुलर टॉपिक लिए और उसको पूरा कंप्लीट कर जाना है, इस तरह का मतलब इनका नेचर था, कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं था। और एक चीज़ हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, कोई भी टारगेट जब सेट करते हैं तो उसको लेकर के, तो हम हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है इनके ऊपर, वो कभी इस तरह का रहा नहीं। बस ये था कि करना है करते रहना है, ठीक है। कोई ये नहीं था कि एकदम पूरा सीरियस हो गए कि नीट नहीं होगा तब क्या होगा, जैसे मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। तो इन्होंने जर्नी को एंजॉय किया है, ठीक है। और आज डेस्टिनेशन भी इनके साथ है कि ये आप अ, बहुत तगड़ा रैंक अचीव कर लिए हैं उस शहर से जहाँ से लोग कहते हैं कि नीट के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, वहाँ पे इनके पास रैंक भी है। तो अब आपका नीट भी हो गया है, तो एक ख्वाहिश होता है हर बंदे का कि जो आप मतलब टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा। तो आपका क्या है, अब क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो एक जगह घूमने का फैसला किए थे, पहले ही जब 10th का क्लियर किए तो उसी टाइम, तब वही कुछ दिन में जाएंगे ये केदारनाथ के दर्शन के लिए। चलिए बहुत अच्छा है। केदारनाथ तो वैसे अभी तक हम भी नहीं जा पाए, वो तो हमारा भी सपना है। तो देखिए, एक जर्नी तैयार करना पड़ेगा बच्चों। जब बच्चे अच्छा करते हैं तो एक टीचर के लिए क्या होता है, एक टीचर के लिए होता है कि जो भी बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं वो बच्चा अच्छा करे। जब वो अच्छा करते हैं, इस तरह का रिजल्ट लेकर के आते हैं, तो एक प्राउड फील होता है, ठीक है। और वो मतलब एक एग्जाम्पल बनते हैं हमारे समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, सबके लिए, और सब लोगों को प्राउड फील करवाते हैं। तो और जैसे सर, हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुए थे, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, नीट सेकेंड अटेम्प्ट था। 12th के साथ दिए थे, उसमें 460 26 ही रहा था, तो उसमें भी हमको भी थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। लेकिन सर यहाँ पे गजब फेल्स का मीन लिखे हुआ है, यही अप्लाई हुआ है। फेल्स मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इज लर्निंग, बिल्कुल यही हुआ। हम भी यही सोच के ही दिए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, क्या सीखने को मिलता है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, यही बिल्कुल सही, एकदम सही लगाए हुए हैं सर। चलिए, तो ये वही कह रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे तरह से फेल हो गए हैं। आपका फेलियर किस वजह से हुआ है, कहाँ पे आपने कमी किया है, तो उस जर्नी से आपको समझ में आएगा और फिर आपको अगला अटेम्प्ट लेना पड़ता है। और वो अटेम्प्ट इनका पूरा सफल रहा है, सक्सेस रहा है। चलिए ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत आप लोग के लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल होगा, काफ़ी कुछ इसमें सीखेंगे, और जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है उसको आप फॉलो करेंगे। चलिए थैंक यू। फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले वीडियो।